नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एनजीओ मोदी जी ने बताया था, जिसको उस एनजीओ के 100 साल पूरे हो गए और प्रधानमंत्री जी हमारे हमेशा की तरह जब भाई वंदे भारत की हर डिब्बे को झंडी दिखा सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि एनजीओ के कार्यक्रम में तो जा ही सकते हैं। और जब एनजीओ के कार्यक्रम में जाएंगे तो कसीदे भी पढ़ेंगे। कसीदे भी मोदी जी ने खूब पढ़े। भारत में जिस तरीके की स्थितियां संघ को लेकर हैं, उससे उलट उन्होंने एक बड़ी अच्छी तस्वीर भी पेश की। निश्चित तौर पे संघ के बारे में जो लोग नहीं जानते थे, आज मोदी जी ने वो सब कुछ बताया है और बहुत तमाम सारी चीजें बताई हैं। ये भी बता दिया कि कैसे जो 1963 में परेड का हिस्सा थी संघ और वहां पर उन्होंने कदमताल किया था। खैर सर, मेरा सवाल ये है, मैं समझना ये चाहता हूं कि आखिर मोदी जी का ये पूरा कार्यक्रम जो है, जिस तरीके से अभी तक हर कार्यक्रम सुर्खियों में रहता है, ट्रेंड में रहता है, आज ये कार्यक्रम ट्रेंड से बाहर क्यों है? सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम की चर्चा क्यों नहीं है? मेन स्ट्रीम पर भी जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए वैसी नहीं दिख रही है, लेकिन सोशल मीडिया से तो बिल्कुल गायब ही है। मोदी जी के अपने ट्विटर से लेकर के तमाम जगहों पर देख लीजिए, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्या है कि देश के एक इतने बड़े गैर पंजीकृत एनजीओ के 100 साल पूरे होने की चर्चा नहीं है, जिसमें मोदी जी जाकर के बोले हों, भाषण दिए हों? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मोदी जी ने 39 मिनट और 41 सेकंड का भाषण दिया है, लंबा चौड़ा भाषण। और सोशल मीडिया की बात बाद में करेंगे। अगर आप मोदी जी को ट्विटर हैंडल पे देखें तो उस पर बाकायदा उसका लाइव पूरे का पूरा वो है, और वहीं से मैंने वो सब देखा किस तरीके से। आज मुझे लगता है कि चूंकि आरएसएस नामक एनजीओ, मोदी जी के शब्दों में कहें तो वो कल 100 साल पूरे करने जा रहे हैं, तो उसकी पूर्व संध्या पर उसके जितने भी स्वयं सेवक हैं उनको तो बधाई और शुभकामनाएं दी जा सकती है, कम से कम स्वयं सेवकों को। लेकिन ऐसे में जब एक एनजीओ अपनी यात्रा के 100 साल पूरे कर रही है, तो क्या उसके कुछ सवाल भी पूछे जाने चाहिए, नहीं पूछे जाने चाहिए? मोदी जी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में तमाम लोग जेल के अंदर गए, आरएसएस के स्वयंसेवक गए। अगर आप इतिहास को उठा करके देखेंगे, केवल इतिहास की बात करेंगे, तो 1930 के अंदर हेडगेवार साहब जेल में गए थे, और वो भी जंगल सत्याग्रह के दौरान। और उस समय जब वो गए थे, उन्होंने क्या किया था, आपको ध्यान और दर्शकों को ध्यान दिला दूं। वो आरएसएस के सरसंघचालक का पद छोड़ करके गए थे, निजी हैसियत के अंदर। और हेडगेवार साहब ये भी मत भूलिएगा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता रहे थे, ग्रास रूट पर, बड़े नेता नहीं, एक ग्रास रूट पर वो नेता रहे थे। उनको छोड़ करके आरएसएस का आज 1 साल के लिए गए थे वो। उसके अलावा आरएसएस का कोई व्यक्ति किसी भी रूप के अंदर, कौन कौन से स्वयंसेवक, आज भी मोदी जी ने जिक्र किया, बड़ा योगदान था, बड़े स्वयंसेवक जेल में गए। तो एक बार वो बता दें कि हेडगेवार साहब से लेकर के 1947 तक आरएसएस के कौन कौन से नेता, बड़े नेता, वो जेल के अंदर गए थे। और ये भी एक स्पष्ट मानना था आरएसएस का कि उनका कोई भी व्यक्ति संगठन के तौर पर इसमें शामिल ना हो, व्यक्तिगत हैसियत से आप आरएसएस उसके अंदर आजादी के आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। तो आज जब 100 साल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को भी इन 39 मिनट में एक जवाब देना चाहिए था, और मोहन भागवत को भी एक जवाब देना चाहिए जो ये देश 100 साल से जानना चाहता है। और वो ये कि आरएसएस बतौर संगठन आजादी के आंदोलन से दूर क्यों रहा था। एक बहुत ही साधारण सवाल है। 100 साल के बाद देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो हमें सवाल पूछने का अधिकार है, और हम तो मूलभूत सवाल पूछ रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर, एक संगठन के तौर पर आरएसएस सुबह से रात तक नेहरू और गांधी पर हमला करता है, तो बतौर संगठन वो पूरे के पूरे आजादी के आंदोलन से दूर क्यों रहा, किन कारण थे। और आज जब 100 साल पूरे हुए, तो मोदी जी और मोहन भागवत जी को आरएसएस के फ्रीडम फाइटर्स की क्या एक सूची जारी नहीं कर देनी चाहिए? एक सूची जारी कर दें कि इसमें कौन कौन थे। उसके अलावा आरएसएस के ऊपर लगातार एक आरोप लगता है कि जो, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बतौर संगठन वो क्यों दूर थे आजादी के आंदोलन से, तो कहीं ना कहीं एक बात आती है कि वो, उनको अंग्रेजों का पक्षधर माना जाता था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जब उसमें क्या नाम, महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, लॉन्च किया, तो इसको जो क्रश करने के लिए चिट्ठी किसने लिखी थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जो जनसंघ के संस्थापक बने। उन्होंने बंगाल के गवर्नर को, जो एक अंग्रेज था, उसको बाकायदा चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इसको, आंदोलन को किस रूप में क्रश किया जाना है। ये एक सवाल है। इसके अलावा राम प्रकाश जी, जो दूसरा सवाल है कि देश के बंटवारे को रोकने के लिए आरएसएस का और हिंदू महासभा का क्या योगदान था? क्या उस समय हिंदू महासभा जो है
वो मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार में शामिल थी या नहीं थी? क्या गोलवलकर साहब ने ये नहीं कहा था कि आजादी के आंदोलन जैसे जो आंदोलन है वो युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं? अच्छा, ये सारे सवाल छोड़ दीजिए, आजादी का आंदोलन एक पक्ष है, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। दूसरा, आप नेहरू गांधी को सुबह से शाम तक जो भी बोलते हैं, मेरा एक साधारण सवाल ये है कि भगत सिंह की फांसी रुकवाने में आरएसएस की क्या भूमिका थी? क्या मोदी जी और भागवत इन सवालों के जवाब देश को दे दें, ताकि हम जैसे लोग भी उसको, एक जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है, जो क्लैरिटी का अभाव है, क्या इसको दूर नहीं किया जाना चाहिए जब 100 साल आरएसएस के पूरे हो रहे हैं? तो ये कुछ बेसिक सवाल थे जो आरएसएस के मूल से शुरू होते हैं, 1925 से शुरू होते हैं, और आज चूंकि 100 साल की उसमें जा रहे हैं पूर्व संध्या पर, तो ये सारा द नेशन ओज एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एनजीओ एज वेल एज इट्स स्वयंसेवक मिस्टर मोदी। क्या वो आएंगे? 39 मिनट 41 सेकंड का भाषण दिया उन्होंने, ये भी कह दिया कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी गए, लेकिन क्या ये सफेद झूठ नहीं है? इतिहास की कसौटी पर अगर आप इसको परखेंगे तो क्या है? इसका जवाब देना चाहिए, मुझे लगता है। इसके अलावा तमाम सवाल हैं जिनको मोदी जी के जो भाषण से और तमाम चीजों से वो निकलते हैं। सर आज जब 100 साल हुए हैं, मोदी जी ने सिक्के जारी किए, भाई 100 रुपए का सिक्का भी जारी कर दिया मोदी जी ने। अब सवाल मेरा, जरा एक चीज बताइए सर, आप कह रहे हैं कि हेडगेवार साहब कांग्रेस पार्टी के नेता थे, मोदी जी ने आज साफ कहा है कि गुरु जी को जो है जेल भेजा गया, क्या क्या यातनाएं दी गई, क्या क्या वो किया गया, इस तरीके की सारी चीजें। अब अगर और उसके बावजूद भी वो बड़े शालीन रहे, क्या कुछ रहे, सब बताया है मोदी जी ने। तो आज मोदी जी भी जिस तरीके से दिखाई देते हैं, उसी शालीनता के साथ तो वो भी देश चला रहे हैं। जिस तरीके से संघ के शुरुआती दौर में जो नेतृत्वकर्ता लोग थे और उन्होंने सरकार से तमाम यातनाएं झेलते हुए भी बहुत शांतिपूर्वक संगठन को खड़ा करने का काम किया था। देश सेवा का व्रत जो था उसका पालन बहुत शांतिपूर्वक वो कर रहे थे। आज आज हमारे मोदी जी भी तो यही करते हुए दिखाई देते हैं। इतनी सारी इतने विरोध के बाद, इतनी बातें सुनने के बाद, इतनी लानत मनामत होने के बाद भी क्या कभी कोई जू रेंगती है उनके कान पे? आप बता दीजिए, कितनी शालीनता के साथ काम करते हैं मोदी। नहीं, मोदी जी अगर स्वयं सेवक के तौर पर अगर आरएसएस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो माफ कीजिएगा, संघ को अपने पूरे सिलेबस को दोबारा देखना चाहिए। और आज जब आप उनके भाषण सुन रहे थे 100वें साल के अंदर, तो उनका अगर आप भाषण सुनेंगे तो स्तब्ध रह जाएंगे। उसकी लीड अगर आप देखेंगे, उन्होंने क्या कहा? घुसपैठियों से चुनौती मिल रही है, सतर्क रहना है। कल्पना कीजिएगा आप। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि संघ के पास डेमोग्राफी में बदलाव रोकने का रोड मैप है। तो बता दीजिए ना आप, डेमोग्राफी में बदलाव कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका क्या रोड मैप है, जरा आप बता दीजिए। आप इशारों में बात क्यों कर रहे हैं? आप सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री हैं, वहां आरएसएस के चीफ हैं। मेरे आपसे बिल्कुल मूल बेसिकली सवाल ये कि मोदी जी ने आज फिर डेमोग्राफी का जिक्र कर दिया, घुसपैठिया का जिक्र कर दिया। राम प्रकाश जी, ज्यादा लंबे मत जाइए। कल ही, क्योंकि भारतीय समय के अनुसार हमारे यहाँ आज यूएस के अंदर टाइम का जोन का फर्क है, कल ही एसआईआर की रिपोर्ट आई है बिहार की आपकी। उसके अंदर 47 लाख वोट कटे हैं। क्या मोदी जी के ज्ञानेश गुप्ता चुनाव आयोग, आजकल तो उन्हीं की सेना है, मोदी जी की सेना और मोदी जी का ही चुनाव आयोग है जो स्वयं सेवकों की भाषा है, ये मेरी राब की नहीं, उसने 47 लाख वोटरों को हटाया। क्या कोई ब्रेकअप आपने देखा अब तक जिसमें यह बताया कि इसके अंदर कितने घुसपैठिए थे? और ये एसआईआर कराई किस लिए गई थी? इसके मूल में क्या था? कि विदेशियों को हम वोट नहीं डालने देंगे। बिल्कुल जायज बात है, संविधान के मुताबिक विदेशियों को वोट डालने का अधिकार भारत में नहीं है। तो क्या ज्ञानेश गुप्ता ने, क्या मोदी जी ने आज के अपने भाषण में ये बताया कि बिहार की एसआईआर के अंदर कितने घुसपैठिए मिले? उसकी संख्या का जिक्र क्यों नहीं है? जो 69 लाख टोटल लोग हैं, उनमें से घुसपैठियों का ब्रेकअप क्यों नहीं दिया गया, जिसकी सदा से ईसीआई पहले चर्चा करता था सूत्रों के मुताबिक? आपको याद है ना, जब एसआईआर शुरू हुई थी, सूत्र बताया करते, आजकल सभी सूत्र बताते हैं, मोदी जी के भी सारे सूत्र ही बता रहे। आपको फिर एक चीज बता दूं, मोदी जी को आज सत्ता में रहते हुए ये देश को सोचना चाहिए कि क्या घुसपैठियों की चर्चा करने का भी अधिकार है? नैतिक की बात कर रहा हूं, हालांकि वहां नैतिकता वैतिकता का कोई बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल आपके जरिए पूछ रहा हूं दर्शकों से कि मोदी जी प्रधानमंत्री, सर्वशक्तिशाली, विश्व गुरु, 56 इंची डंकापति, 11.5 साल से लगातार सत्ता में है, अनवरत सत्ता में है, पूरे देश पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। गृह मंत्री अमित शाह, नंबर 3 निंदानाथ सिंह, राज्य रक्षा मंत्री। उसके बावजूद भी उनको घुसपैठियों को रोकने के लिए कौन आएगा? राम प्रकाश राय जाएंगे, हेमंत अत्रे जाएगा? और जो घुसपैठियों की बाहर से आने की रोकथाम, वो जिम्मेदारी किसकी है?
वो मनमोहन सिंह की है कि अपने क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की? और जो देश के अंदर घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी की या आपकी या मेरी? ये एक सवाल है। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के 2004 से 2014 तक के आंकड़े देखिए, सरकारी आंकड़े हैं, मेरे और आपके आंकड़े नहीं। 87,000 से ऊपर घुसपैठियों को चिन्हित करके देश से बाहर किया गया उन 10 सालों के अंदर। मोदी जी की जो सत्ता है 11.5 साल हो गए, अब तक अगर आप सारे आंकड़ों को मिलाएंगे तो केवल और केवल 10,000। और पहले 5 साल के तो मैं आंकड़े भी दे दूं आपको, 2014 से 2019 के अगर आप कहें तो 2014 के अंदर केवल 989 घुसपैठियों को निकाला गया, 2015 में 474, 16 में 308, 17 में केवल 51, 18 में 445 और 19 में 299। और सारे 2014 से 24 तक का मिला ले या 25 तक का मिला ले तो 10,000। अब आपसे मेरा सवाल केवल इतना है कि सब कुछ इनके पास होते हुए घुसपैठियों को निकालने के लिए कौन आएगा? घुसपैठियों को रोकने के लिए क्यों आएगा? कौन आएगा? चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी एसआईआर कर दी, आप आंकड़ा तो दीजिए। आप मत दीजिए क्योंकि वो संवैधानिक संस्था कहते हैं आप, आजकल तो मोदी जी का चुनाव आयोग है, वो बता दे कि क्या कितनी संख्या थी। उन्होंने बताया ना अलग अलग कि इतने लोग छोड़ के चले गए, इतने ये हो गए, इतने ये हो गए, तो आप बता दीजिए घुसपैठी कितने मिले। और नहीं बता रहे हैं तो आपका सारा षड्यंत्र और साजिश बेनकाम हो गया। चुनाव आयोग भी हो चाहे मोदी जी हो, आरएसएस बता दे। मोदी जी स्वयं को आरएसएस का स्वयंसेवक कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो जो आरएसएस का ब्लूप्रिंट है डेमोग्राफी को बदलने का, जो आज के भाषण में उन्होंने लीड में कहा, वो बताते क्यों नहीं देश को? क्या डेमोग्राफी का जिक्र करके, घुसपैठियों का जिक्र करके आपको केवल एक ही काम करना है जो आपको सबसे बेहतरीन आपके सिलेबस में है कि हिंदू मुस्लिम रखना है? आप ये भय की राजनीति कब तक बेचते रहेंगे? कब तक बहुसंख्यक हिंदुओं को, 115 करोड़ से ऊपर बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनको आप चंद मुसलमानों से जो 14% है उनसे डराते रहेंगे? और कब तक हिंदू डरते रहेंगे? आज 100वें साल में ये देश को ये बता तो दीजिए कि क्या है डेमोग्राफी को रोकने का प्लान, कौन रोक रहा है, कौन सी वो साजिश है। तीसरा उन्होंने जिक्र किया कि आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के लिए आपने क्या कर दिया? आज देश व्यापार के मामले में, आयात निर्यात के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, एमएसएमई के मामले में, स्मॉल स्केल के मामले में कहां देश के सामने खड़ा है? बता दीजिए। अमेरिका ने टैरिफ के मामले में आपके साथ क्या किया? बता दीजिए। 1988 से भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ था, सबसे पहले फिलिस्तीन को देने जा रहा था। नरेंद्र मोदी 7 भाषाओं के अंदर जिस तरीके से, जो अपने या मैं यूएस में ही हुई समय, जो परसों यहाँ पर हुआ ट्रंप और नेतन्याहू के, उसके फॉल आउट जाने बिना 7 भाषाओं के अंदर मोदी जी के हैंडल पे ट्वीट किया गया। क्या कहेंगे आप इसको? मोदी जी एक व्यक्ति के तौर पे प्रधानमंत्री, एक संगठन के तौर पे, या एक देश के प्रधानमंत्री? उन्होंने देश की जो स्टेटेड पॉलिसी थी फिलिस्तीन की, वो किस आधार पर बदल दी? और क्या उन्होंने देश को कॉन्फिडेंस में लिया? प्रधानमंत्री इतने बड़ी चीज को क्या अपने स्तर पे कर सकता है क्या? किस आधार पे किया? केवल हिंदू मुस्लिम? अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर भी जिस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज के साथ और सारा, मिडल ईस्ट में जाके कुछ भी है, सऊदी अरब में जाके कुछ सुर है, और एक पाकिस्तान को जिंदा रखना है। और मैं तो कल स्तब्ध रह गया, मैं यहां दूर था आपसे, जिस तरीके से पाकिस्तान पर जीत को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहा है। खेल, खेल के अंदर सेना, ये तो वही चीज है जो ट्रंप ने अमेरिका के अंदर किया है। उन्होंने क्या किया? रक्षा मंत्रालय का नाम युद्ध मंत्रालय रख लिया। आप इसकी मानसिकता समझ सकते हैं? ऐसा देश जाएगा कहां पर? आप कैसा देश बना रहे हैं? आप स्वयं सेवक की आत्मनिर्भरता की बात करते, फला करते हैं। आप बताइए तो सही, अमेरिका ने आपके साथ ये क्या किया और क्यों किया? आप तो उनके लिए हवन करते थे। आप भागवत जी से पूछिए, सबसे बड़े सनातनी थे ट्रंप तो। अब क्या हो गया उस सारे को? अब कम से कम 100 साल हुए हैं, अब तो देश को जवाब दे दीजिए भाई। कब देंगे? और नहीं दे रहे हैं तो बेसिक जो फॉल्ट लाइंस, आपकी इनहेरेंट फॉल्ट लाइंस है, उनका जवाब दे दीजिए कि नहीं हमारा ये था, अब हम सुधर रहे हैं। सुधर तो नहीं रहे, आज भी हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं। उस समय 1947 के अंदर कमाल देखिए आप, विभाजन विभीषिका दिवस कौन मनाता है? ये नया कार्यक्रम शुरू हुआ है अभी बीजेपी आरएसएस का। उस समय जब विभाजन हो रहा था, गांधी जी ने तो जाकर के जिस तरीके का वो किया, अपने नेहरू जी ने जो कुछ किया, आपने क्या किया? आपने सरकार चलाई, हिंदू महासभा ने सरकार चलाई ना मिलकर के बंगाल के अंदर। चिट्ठी लिखी ना, ये मना कर दीजिए, वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे उनको अपने चिट्ठी नहीं लिखी गई आंदोलन को लेकर के, आजादी के आंदोलन को लेकर के। श्यामा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी गवर्नर को वेस्ट बंगाल के? बता दीजिए।
आंदोलन को कैसे कुचलना है, क्विट इंडिया मूवमेंट को, वो चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी, आज भी पब्लिक डोमेन में है। और जो गोलवलकर साहब ने जो आजादी के आंदोलन के बारे में जो कुछ कहा कि आंदोलन युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए है, उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी किस बात के क्लेम कर रहे हैं? अच्छा, छोड़ दीजिए सारी बात, बतौर स्वयंसेवक उन्होंने इस देश का क्या चाल चरित्र और चेहरे में बदलाव किया, जरा ये बता दीजिए। इस देश के युवाओं को कितना आत्मनिर्भर बना दिया, कितना उनको बेरोजगारी से बाहर ले आए, कितना गरीबी से बाहर ले आए। आरएसएस का एज ए नेशन, जो मोदी जी स्वयंसेवक अपने आप को कहते हैं, उनकी वेशभूषा नख से लेके शिख तक वो अलग है। उसमें आत्मनिर्भरता की क्या बात, उसमें स्वदेशी कहाँ है? और मोदी जी मंचों पर खड़े होकर स्वदेशी भी भाषण दे रहे हैं। सर राम प्रकाश जी, इन सवालों के जवाब कभी तो देश को देने पड़ेंगे ना, और देश को सर सवाल वो पूछने ठीक है। चाहिए। सर वो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, आप जिस तरीके से हम सारे लोग बातचीत करते हैं भाई, वो अपनी जगह पे है। चलिए मोदी जी आज क्या, अब अर्थव्यवस्था को वो कहाँ 10वें नंबर पर थी, वहां से वो लेकर के आ गए 5वें नंबर पर, बाहर कहीं जाते हैं तो चौथे नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था आ जाती है। वो बताते हैं जिस जिस तरीके के आंकड़े। तो वो जो परिस्थिति है, अब इतना कुछ तो कर चुके हैं मोदी जी, फिर भी अब ये सारी उम्मीदें भी लोग क्यों रखते हैं? अर्थव्यवस्था जब मजबूत हो गई, उन्होंने गरीबी से लोगों को बाहर निकाल दिया, आज 5 किलो राशन देश को मिल ही रहा है, फिर उसमें रोजगार की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई 80-85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है, रोजगार की क्या जरूरत है? क्यों मिले रोजगार? और इसी तरीके से बाकी चीजें हैं, हर चीज में भाई शिक्षा की क्या जरूरत है? जब वो बिहार जहां चुनाव होने हैं उनको 4 मजदूर ट्रेनें दे ही रहे हैं, फिर आखिर शिक्षा की जरूरत क्यों है? स्वास्थ्य की जरूरत, इस देश को स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत कर देने की जरूरत क्या है? आखिर हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ भाई, जब तन स्वस्थ रहेगा, मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तो वो फिर वो संघ विरोधी बातें करने लग जाएगा। तो आखिर ये सारी चीजें मोदी जी को देखनी है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं इस देश में? नहीं, राम प्रकाश जी, मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो स्वयं सेवक के तौर पे कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री के तौर पे कर रहे हैं, यही बता दें एक बार। क्या उनका जो 2014 से पहले का जो पूरा था, देश को विश्व गुरु बनाने का कंसेप्ट है ना 2047 तक, आज भी आपको पोस्ट डेटेड चेक दे रखा है उन्होंने। मेरा आपसे साधारण सवाल है कि क्या 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए प्रधानमंत्री बने थे वो? क्या देश के युवाओं को बेरोजगार रखने के लिए बने थे? क्या जो अपने जितने भी शिक्षा के जो टॉप मोस्ट संगठन हैं, उनको आरएसएस को हवाले करने के लिए बने थे? क्या सर अगर ये हमारे एजेंडा देश लेकर के, में, हमारे देश के लोगों ने मोदी जी को चुना इसीलिए है कि 2047 में हमारे देश की तस्वीर बदले। तो 2047 तक तो समय लगेगा ना, तब तक अगर सब जो बेरोजगार हैं वो अपनी जिम्मेदारी झेलें। आखिर मोदी जी को कुछ तो समय देना पड़ेगा, कोई बहुत समय तो नहीं मांग रहे, 2047 ही तो मांग रहे हैं। कौन सा बहुत समय बीत जाएगा? ज्यादा से ज्यादा एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, इतना ही तो होगा। नहीं राम प्रकाश जी, अगर यही सोच है तो फिर तो संघ को मुबारक, बहुत ज्यादा मुबारक होनी चाहिए, अगर ये सोच वो लेके चल रहे हैं तो। आपने प्रति व्यक्ति आय का बात की, आपने अर्थव्यवस्था की बात की। आप दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन चौथी भी मान ले, जो मोदी जी विदेश में जाकर 5वीं बताते हैं, इंडिया में चौथी बताते हैं। हम इसको चौथी मानते हैं, हम सकारात्मक सोच के लोग हैं। चौथी अर्थव्यवस्था के अंदर प्रति व्यक्ति आय में आपका कहाँ पे खड़े हुए हैं? आज दुनिया में 143वां नंबर है आपका। अमेरिका के अंदर प्रति व्यक्ति आय कितनी है और आपकी कितनी है? कल मैं आपको हैरान हो गया देख करके, हालांकि पहले भी मैंने ये चीज यहाँ देखी। कल जो सुबह सुबह मैं बाहर सुबह टहल रहा था, और यहाँ होटल में जो महिला सफाई का काम करने आई, वो 40-50 लाख की गाड़ी, एलेंट्रा गाड़ी के अंदर बैठ के आई। तो मैं हैरान रह गया, तो उससे जैसे इंटरेक्ट करने के लिए गया, तो उसने कहा यस आई ड्राइव इट, आई एम डूइंग इट फॉर ड्राइविंग इट फॉर लास्ट 10 years। मिडिल एज लेडी थी। हमारे यहाँ एलेंट्रा गाड़ी किन लोगों के पास है? जो अखबारों के संपादक है ज्यादातर, उनके पास भी नहीं है। तो आप जो आप कहते हैं ना, एक तरफ चौथी अर्थव्यवस्था और दूसरी अर्थव्यवस्था और 40वीं अर्थव्यवस्था, सवाल उसका नहीं है। पर कैपिटा इनकम में देश कहां खड़ा हुआ है? आम आदमी का तो आप कैलकुलेशन वहीं से, लाइफ स्टैंडर्ड कहां से होंगे, वाइटल ह्यूमन इंडेक्स कहां से काउंट होंगे, उन पर आप कहां खड़े? ये आंकड़ेबाजी का खेल छोड़ दीजिए। आंकड़े तो क्या है कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ा ज्योग्राफिया है, 144 करोड़ लोग हैं उस सारे में, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा डिविडेंड होता था एक दौर में कि हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट थी और पूरी दुनिया हमारे सामने झुका करती। अब मोदी जी जिसके लिए हवन कराते थे, सारी चीजें करते थे, ट्रंप ने उसको कहां ला करके खड़ा कर दिया? देश को यही सब बता दो ना, ट्रंप के साथ क्या हो गया बता दीजिए एक बार। जो आज टैरिफ की स्थिति है, अमेरिकन टैरिफ की जो दरें हैं हमारे ऊपर, वो सोचिए उसके शत्रु राष्ट्र चाइना से ज्यादा है, डबल है। चाइना के ऊपर 30% है टैरिफ, और हमारे ऊपर 50% है। इसका जवाब मोदी जी दे देंगे, आरएसएस देते जवाब कि इस देश में टैरिफ तो भुगत रहा है आम आदमी 144 करोड़, और जिस चीज के कारण टैरिफ लग रहा है, पिनल टैरिफ लग रहा है,
उसका पैसा कौन कमा रहा है? अरबों रुपए अंबानी कमा रहा है। आरएसएस के पास जवाब है इसका? ये कौन सा मॉरल कैरेक्टर है, जरा बता दीजिए। पैसा कमाए सर वो, टैरिफ को भुगते हम, अर्थव्यवस्था की सत्यानाश हो हमारा, व्यापार का बंटाधार हो हमारा, और मोदी जी फिर विश्वगुरु सच्चे स्वयं सेवक। अगर ये राष्ट्रवाद उन्होंने सिखाया है तो उनको मुबारक। और देश के 144 करोड़ लोगों के प्रति अगर मोदी जी का ये नजरिया है कि मैं और आप तो स्वदेशी पहने और वो सब कुछ विदेशी पहने, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ तो सबको नागरिकता का, समानता का, सबका अधिकार है। आरएसएस का ये सिलेबस है, तो बताए ना मोदी जी 39 मिनट 41 सेकेंड तक वो जो जो कह रहे थे। मैंने तो उसमें से चंद सवाल पूछे, बता दें जवाब। नहीं सर, जो मोदी जी कह रहे थे, सवालों को किनारे रखते हैं हम लोग, सवालों को छोड़ देते हैं। मोदी जी ने आज जो बातें संघ को लेकर के बताई, क्या वो बातें वास्तव में अद्भुत नहीं है? क्या ये जानकारियां बच्चे बच्चे तक नहीं होना चाहिए देश को? दिल्ली में तो लागू कर दिया ना, दिल्ली में तो कह रहे हैं कि भाई पाठ्यक्रम में संघ को लेकर के पाठ पढ़ाया जाएगा, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उस दिशा में क्या ये बिल्कुल सही कदम ना माना जाए? संघ का इतिहास जो है वो बच्चे बच्चे को जानकारी नहीं होनी चाहिए। और इस कड़ी में एक चीज और जोड़ दूं मैं, एक केस चल रहा है राहुल गांधी के ऊपर सावरकर को लेकर के महाराष्ट्र में। उसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मेरी कही हुई हर बात का मैं प्रूफ देना चाहता हूं, कोर्ट नहीं देने दे रहा है। तो क्या मोदी जी की आज की बातों को अगर सुनने के बाद ये नहीं लगता कि कोर्ट को भी दबाव में आना चाहिए? कोर्ट भाई ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र अलग बात है, मैं एक बात कह रहा हूं जनरल वे में, कोर्ट को कम से कम अब राहुल गांधी की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि सावरकर का एक एक सच, एक एक सबूत जो वो देना चाहते हैं दिया जाए, ताकि सावरकर का इतिहास भी, इतना गरिमामय इतिहास जो है देश के सामने आ जाए। देश का बच्चा बच्चा सावरकर का वो गरिमामय इतिहास भी पढ़े और उससे मोदी जी को कनेक्ट करके और मोदी जी को भी उस स्वरूप में देखे। रामप्रकाश जी, कोर्ट क्या करेगा सावरकर को लेकर के, ये कोर्ट की विशेषाधिकार हो सकती है, उसमें हम नहीं जाएंगे उस तरीके से। हम्म। लेकिन जो उनको तमाम पाठ्यक्रमों में शामिल करना था वो तो ये भाई लोग कर चुके हैं बहुत पहले से, और लगातार उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसमें कहाँ समस्या है, करिए आप। लेकिन जो मूल सवाल है सावरकर को लेकर के, गांधी जी की हत्या को लेकर के, कभी तो सावरकर अति प्रेमी, कभी अगले दिन जब सावरकर की गांधी जी की हत्या के अंदर वो उसमें सब आ जाए तो फिर ये डिस्टेंस कर लेते हैं। इसमें एक यूनानिमिटी तो तय कर लीजिए ना, आपको करना क्या है, आप किस रूप में उनको देखते हैं, किस रूप में उनको स्टेब्लिश करते हैं। आप इस देश के अंदर हिंसा को बढ़ावा देते हैं या भाईचारे को बढ़ावा देते हैं? आप अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या चीज है? मुसलमानों को देश से माइनस करके राष्ट्रवाद है? ये तो नई परिभाषा है। आपने कहा चाल चरित्र और चेहरा, एक तरफ भारत राष्ट्र के एक आम आदमी की तस्वीर रखिए और दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री की तस्वीर रख लीजिए। एक स्वयं सेवक का जीवन शैली वैसी और एक आम आदमी की वैसी। क्या यही चाल चरित्र और चेहरा है आरएसएस का? अगर ये है तो उनको भी मुबारक और इस देश को भी मुबारक। लेकिन जो ये चंद सवाल हैं ये उनको लगातार सालते रहेंगे। 100वें साल के अंदर भी आज तक वो ये नहीं बता पाए कि बतौर संगठन वो क्यों दूर थे आजादी के आंदोलन से, क्या कारण थे वो। आज तक वो गांधी और नेहरू को, गांधी को अप्रत्यक्ष तौर पे, नेहरू को प्रत्यक्ष तौर पे, जो आदमी 9 साल जेल में रहा, हर घटना के लिए वो जिम्मेदार है। नेहरू जी हर चीज के लिए जिम्मेदार है। विभाजन के समय सरकार चलाए हिंदू महासभा अपने जिन्ना के साथ मिलकर के, और विभाजन के जिम्मेदार अपने जवाहरलाल नेहरू और गांधी और सारे के सारे। तो उस सारे पर जवाब कब देंगे ये? आज ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाने आ गए, उस समय के जवाब दे दीजिए ना कि आजादी के आंदोलन में कहां थे, भगत सिंह की फांसी के समय कहां थे। वो सारे का सारा जो एक, अगर छोड़ दीजिए अपने संघ प्रमुख को, वो भी संघ के उसको छोड़ करके, संघ प्रमुख के पद को छोड़ करके तब वो बने बतौर इंडिविजुअल, वो भी एक आंदोलन के अंदर 1 साल के लिए जेल में रहे। एक ये सारे एक सवाल एक हैं, आपके एक कहने से और जरूरी राष्ट्रवादी नहीं हो नाम का जाएंगे। चर्चा, सर एक और जरूरी नाम की मैं चर्चा कर लेना चाहता हूं इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले। सर एक एकलव्य हुआ करते थे, उस एकलव्य का अंगूठा तो पता नहीं, खैर वो उस अंगूठे के प्रकरण पे नहीं जाते हैं, लेकिन कुल मिला के अंगूठे की जगह इस्तीफा ले लिया गया था। वो एकलव्य उस कार्यक्रम में नहीं दिखाई देते। शहादत दे दी, जो है इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज कार्यक्रम में नहीं दिखे। क्या रोका गया होगा उनको, ऐसा माना जाए? राम प्रकाश जी, कमाल कर देते हो आप कई बार। मैं ये कह रहा हूं कि एकलव्य उनको किसने कहा था? उन्होंने खुद को कहा था भाई। कोई व्यक्ति खुद को कुछ भी कहने को स्वतंत्र है। उन्होंने एकलव्य केवल इसलिए कहा था कि क्या पता राष्ट्रपति पद के लिए दांव लग जाए। आरएसएस का जो अपने आप को एकलव्य कह देना एक बात है, उसके मूल को, उसके चाल को, उसके चरित्र को, उसके चेहरे को पहचान लेना बिल्कुल दूसरी बात है। क्यों गए वो? मैंने आप उससे भी रात को शो किया था लाइव, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया 21 जुलाई को। एक साधारण कारण था। देखिए, आरएसएस के मूल में नंबर 1 बात यह कि सवाल नहीं पूछना आपने,
कोई किसी से भी कोई सवाल नहीं पूछना, और जो कहा जाए उतना ही करना है, उसके अलावा ना सोचना है ना करना है। उन्होंने अपने आप को चाणक्य घोषित करते करते आरएसएस को लेजिटिमाइज करने के लिए, जिस तरीके से लेजिटिमाइज करने के लिए संसद के पटल पर जो राष्ट्र के नाम संदेश दिए, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, 21 जुलाई से लेकर के किसी उन जैसे स्वयंसेवक, क्योंकि एकलव्य तो एक ही था, हाँ। उन जैसे किसी स्वयंसेवक ने उनके बारे में 2 लाइन का ट्वीट किया हो एक पक्ष? पूरे मोदी जी को छोड़ करके, वो भी 18 घंटे के बाद उन्होंने स्वास्थ्य की कामना की थी, बीमार होने का बहाना लेकर के। पूरे कैबिनेट में किसी ने उनको किया हो? दूसरे हाउस के ओम बिड़ला ने किया हो? पूरे देश में किसी संघ के बड़े नेता ने किया हो? तो ऐसा स्वयंसेवक चाहते हैं क्या आप? ऐसे एकलव्य चाहते हैं क्या? और आरएसएस जिसका भी निपटाती है, वो एकलव्य ही बनता है, ये मान करके चलिएगा। आडवाणी जी ने तो आरएसएस के लिए सारी उम्र क्या किया? आज कहाँ पे हैं वो? मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं आप? यशवंत सिन्हा तो चलो एक ब्यूरोक्रेट थे, ठीक है, अलग पक्ष उनका है। जसवंत सिंह से लेकर के तमाम लोग, कहां पर हैं वो लोग? और अगर उनमें से एक नाम और जुड़ गया, वो तो जो वो लोग थे जो जिनका मैंने नाम लिया, जो आरएसएस की पूरे आगे बढ़ाने में, बीजेपी को आगे बढ़ाने में ये थे, इनका तो कोई योगदान नहीं था उस शक्ल में। ये तो जब सत्ता से आने से पहले पहले पॉलिटिकल टूरिस्ट थे धनखड़, तो वो तमाम जगह पे जनता दल से होते हुए, कांग्रेस से होते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे थे। और कौन जाने जिस दिन मोदी सत्ता से जब अपना रिटायरमेंट ही नहीं, क्योंकि अपने आप वैसे तो हट नहीं रहे वो किस तरीके से, तो उस समय इनका क्या योगदान होगा? क्योंकि सतपाल मलिक का इतिहास भी आपके सामने है। तो हाँ। आगे क्या धनखड़ साहब, इनके सारे आरएसएस की भी, क्योंकि एकलव्य थे वो, उनको बताना पड़ेगा, या इनका कभी बताएंगे, सच सामने आएगा। और अगर धनखड़ को जो गति प्राप्त हुई, जो आडवाणी जो गति प्राप्त हुई, जो मुरली मनोहर जोशी जी को जो गति प्राप्त हुई, अगर वही आखिरी गति है, तो फिर तो सारे स्वयंसेवकों को मुबारक हो। कि जो वो कहा करते ना, उनके एक नेता ही कहा करते कि आरएसएस का जो एक स्वयंसेवक होता है, वह कहां से शुरू होकर वो कहां खत्म हो जाता है। तो वो फिर बात सच थी। ये तो कुछ लोग, इनका तो सत्ता में दांव लग गया, तमाम लोगों का, मोदी का भी सत्ता में दांव लगा हुआ 11.5 साल से। बाकी आम स्वयंसेवक, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हमारी आज की जो बातचीत है वो उतने ही लोगों को समझ में आएगी जितने लोग मोदी जी के आज के भाषण से सहमत होंगे। और एक और चीज, हमारी आज की बातचीत ये साबित करती है कि लफाजी हमको भी आती है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग किसी को लफाज कह रहे हैं, ये खास ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।